हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में मोशन एस-चान सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करेंगे हम। पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हो उसको। ठीक है, मोशन एस-चान से हम कर रहे थे और इसके पहले मोशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन मैं बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए, यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस या मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 एस-चान में, पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके पहले के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए एस-चान के तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एस-चान सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। क्या बोलता है आपको क्वेश्चन नंबर 41 में, कह रहा है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टडी स्पीड। स्टडी स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड, स्पीड नहीं चेंज हो रही है। ओके, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, वो नहीं चेंज हो रही है। ठीक, इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स। ठीक, तो ये देखिए, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 150 मीटर का। डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कार ने, या कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 150 मीटर्स का। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का। ओके, नाउ अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। पार्ट 1, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो एवरेज स्पीड आप यहां पे फाइंड कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 और टाइम कितना है? 150 मीटर। ओके, और टाइम कितना है? 5 सेकंड। टोटल डिस्टेंस हो गया 150 मीटर और टाइम हो गया 5 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 वन जा 5 3 जा और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा। सो द आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो पार्ट 1 का आंसर है वो कितना है आपका? एवरेज स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। नाउ पार्ट बी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड जो आपने निकाली है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? एवरेज स्पीड कितनी आई? 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहीं से पता चल रहा है भाई, चेक कर लो। 1 सेकंड में 30 मीटर, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक, 30 मीटर पर सेकंड का मतलब ही है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना? 30 मीटर। ओके, पार्ट 2 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। ओके, 1 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए पार्ट बी का आंसर जो बच्चे फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला जो है आपका क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे आप देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये पता है सबको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे आप। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी पता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। करेक्ट, ये लीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप पार्ट बी को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, पार्ट बी में आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है कितना? 1 सेकेंड। और इस बॉडी की जो स्पीड है, ठीक है, इस बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी एवरेज स्पीड, या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्टडी स्पीड, स्पीड नहीं चेंज होती है। ठीक, तो जो उसकी एवरेज स्पीड है वही उसकी स्पीड है। ठीक, स्पीड कितना है? स्पीड है यहाँ पे आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम निकालना है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 30 इंटू 1 30 मीटर। इस तरीके से पार्ट बी का आंसर 30 मीटर आ जाएगा। ठीक, पार्ट सी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। ठीक है, पार्ट सी भी हम इसी तरीके से करेंगे। पार्ट सी को देखिए बच्चों, पार्ट सी में आपको पूछ रहा है 6 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 1 सेकेंड में कितना जाता है? 30 मीटर। तो 6 सेकंड में कितना जाएगा? 6 इंटू 30 यानी कि 180 मीटर। ठीक, यूनिटरी मेथड लगा के भी आप कर सकते हो। 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 30 मीटर, तो 6 सेकंड में 6 इंटू 30 180 मीटर। फिर भी अगर आप फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दो आप। कौन सा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 30
मीटर पर सेकेंड, और इस बार हमको टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और ये वाला 0 लगेगा, सो 180 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से पार्ट सी का आंसर क्या है, 6 सेकेंड में वो 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी वो बोलेगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक का मतलब कितना टाइम लगेगा, वो टाइम के बारे में बात कर रहा है इस बार। वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 240 मीटर को ट्रेवल करने में, कितना टाइम लगेगा 240 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम निकालना है इस बार। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सो टाइम का फॉर्मूला इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए टाइम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। सो यहां से आप देखोगे हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, वो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो ये वाला टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर, तो यहां से टाइम, टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट पार्ट में आपको यही करना है, डिस्टेंस दिया कितना 240, क्या 240 मीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड आपने निकाला था, इस बॉडी का स्पीड स्टडी है, चेंज नहीं होगा, जो एवरेज स्पीड था वही स्पीड ले लोगे, यानी कि कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये वाला मीटर से मीटर कट जाएगा और ये सेकेंड चला जाएगा ऊपर, ठीक, और ये वाला 0 से 0 कटेगा, 3 1 जा और 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 8 सेकेंड गया ऊपर, तो 8 सेकेंड, करेक्ट। तो 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 8 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसके आंसर्स आ गए, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ओके, सो ये देखिए इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इस तरीके से इस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका रेडियस कितना है, आर है, करेक्ट, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ साइकिल वुड बी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर हाफ साइकिल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहां से चल रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए से इसने चलना स्टार्ट किया और ये आ गया डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मींस ये इसका डायमीटर है और यहाँ इसका सेंटर है, ठीक, तो हाफ साइकिल कहाँ पे होगा, ए से चला और ये अलोंग द सर्कुलर पाथ ऐसे चलता 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 बी पे आ गया इस तरीके से, करेक्ट। तो देखिए बात समझिए, आप ऐसे नहीं ले सकते हो, मान लो कि ये पॉइंट ए और आपने पता लगा बी को गलती से यहाँ पे ले, रॉन्ग हो जाएगा ना। हाफ साइकिल चलने का मतलब वो यहां से आ गया है और ये वाले पॉइंट पे नहीं, ना 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 ना, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले पॉइंट पे आ गया, मतलब ये डायमीटर ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, डायमीटर कहां से पास करता है, सेंटर से, ठीक, तो ये डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया और ये होगा इनिशियल पॉइंट, और ये देखिए हाफ साइकिल घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो ये फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे, ठीक। तो इसलिए आप ये सोचो कि ये जो पॉइंट ए, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ये जो पॉइंट बी है ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ये पार्टिकल जब हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। तो ये देखिए इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, ठीक। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा आपका कि नहीं, बताइए, ये डायमीटर, बस यही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल। अब ये ए बी कैसे निकालोगे, देखो ये सेंटर है, तो ये सेंटर है ओ, तो यहां से यहां तक लेके आर रेडियस, और यहां से यहां तक लेके भी क्या है, रेडियस है भाई, सेंटर से लेके सर्कल की किसी भी बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के इक्वल। तो ओ से लेके बी तक रेडियस और ओ से लेके ए तक रेडियस, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस, इनिशियल है फाइनल है, ये शॉर्टर डिस्टेंस है, ये कितना हो गया AO प्लस OB, यानी कि R प्लस R, ये पूरा कितना हो जाएगा 2R। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो गई R प्लस R, कितना हो गया 2R। तो जाके देखिए ऑप्शन में क्या कहीं पे आपको 2R दिया हुआ है, यस सर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब सुनिए यहीं पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, मान लीजिए इसने आपको डिस्टेंस पूछा होता, सेम क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर पूछा होता, तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ।
अब जाकर आप पाथ लेंथ देखते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है। तो ये ए से चला और ये अलोंग द सर्कुलर पाथ ये ऐसे करके चलता 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 बी पे आ गया। तो ये वाला जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है, पाथ लेंथ है। ये रास्ते की लंबाई उसने ट्रेवल करी है, ये वाली इतनी। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस है। ठीक, तो इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ठीक, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक टोटल पाथ लेंथ कितनी है, 2πr। ठीक है, और यहां से यहां तक का पाथ लेंथ कितना होगा, 2πr का हाफ कर दोगे, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन में, हाफ साइकिल वाले क्वेश्चन में, अगर कोई पार्टिकल हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r प्लस r 2r, लेकिन डिस्टेंस होगा पाथ लेंथ यहां से यहां तक, ये हो जाएगा कितना, πr। ठीक, और ये हो गया आपका कितना, डिस्प्लेसमेंट 2r, ये मैंने आपको दिखा के रखा हुआ है। करेक्ट, तो इसका भी, हालांकि क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस नहीं पूछा था लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, कह रहा द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अब देखो इसके मैं कुछ केसेस आपको दिखाता हूं। केस नंबर 1, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, सो केस नंबर 1 देखिए यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 में क्या किया हमने, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से चल रहा है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ओके, सो ये ए से बी पे चला गया, ए इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट। ओके, और बी क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में आप क्या देखोगे, इस केस में आपका डिस्टेंस, मान लो ए से बी तक के बीच में हम सेक्शन कर लेते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 1 2 3 4 5 मीटर। ओके, सो अगर यहां से हमने आपसे पूछा कि भाई डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 मीटर ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। अगर हम आपसे पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालिए, सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, तो इस केस में मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है ऐसे और कहीं पे जाके स्टॉप हो गई, तो इस केस में अगर आप न्यूमेरिकल रेशियो निकालोगे किसका, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे अगर आप, ये देखिए डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट आप करोगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या उसने हमसे यही पूछा है, रेशियो ऑफ, ओहो उसने हमको रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना है और डिस्टेंस को नीचे रखना है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में। उसने हमसे बोला है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, न्यूमेरिकल रेशियो लेना है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ। ओके, सो हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमको न्यूमेरिकल रेशियो लेना है किसके साथ, न्यूमेरिकल रेशियो लेने का क्या मतलब है कि उनके डिस्प्लेसमेंट का हमको मैग्नीट्यूड लेना है, और डिस्टेंस के पास तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही होता है, पता है आपको। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। सो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 5 मीटर है, तो 5 मीटर रखा हमने, और डिस्टेंस भी कितना है, 5 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है 1 हो सकता है, यस सर हो सकता है। देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ कहीं इक्वल टू 1 वाला, इक्वल टू 1 वाला, हाँ इक्वल टू 1 वाला, एक तो ये वाला ऑप्शन है बी और कहीं पे डी, तो बी और डी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक, बी और डी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए तो पहले ही ऑमिट हो गया, पहले ही चला गया, और ऑप्शन सी भी आपका चला गया। अब बी और सी डी में से हमको चेक करना है, तो उसको चेक करने के लिए आइए मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। ये केस 1 है, केस 2 में देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से चल रहा है और ये बी तक गया। ठीक है, और ए और बी के बीच में हमने सेक्शन कर लिए, 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ये पहले ए से बी पे गया और बी से वापस यहाँ पे आ गया, मान लो सी पे। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, क्या हो रहा है, पहले ये गया ए से बी पे और फिर बी से वापस कहाँ आ गया, सी पे। ओके, तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान दोगे तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है ए है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो सी है। सी क्या है इसका फाइनल पॉइंट, सी क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो
आपको मैंने पार्ट्स दिखाए हैं 1 मीटर के इक्वल है, अज्यूम कर लो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो उसने टोटल कितना पाथ चला, ध्यान से चेक करो, यहां से यहां तक 5 मीटर और वापस लौट के आया बी से सी, तो बी से सी 1 2, तो 5 मीटर जाने में और वापस आने में 2 मीटर उसने पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, 5 और ये 2, ठीक, 5 और 2, 5 + 2 7, तो ये 7 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इस बार। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें इस बार, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ध्यान से चेक करो, ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये रहा, ये यहां से यहां तक ये, ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा, और ये कितना दिख रहा है आपको 1 2 3 यूनिट्स, ठीक, यानी कि हो गया 3 मीटर्स। तो इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर आप रेशियो निकालोगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर से और डिस्टेंस कितना है 7। अब 7/3 क्या होगा, <1, पक्का चेक कर लो। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो पक्का आंसर <1 आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 3 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, करिए डिवाइड, क्या होगा, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए, यानी कि 7 जीरोज़ा कितना हो गया 0। अब हम 3 - 0 3 कॉपी करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने, ओके, ये डेसिमल है, डेसिमल 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 चल जा भाई, डेसिमल, और यहाँ 0 7 4 दा कितना हो गया 28 2। अब देख लो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स में कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है ये रेशियो, विच इज <1। इतना तो पता होगा आपको कि 0.4 जो होता है वो 1 से लेस होता है, नंबर लाइन पे 1 के लेफ्ट में आता है 0.4। तो इस बार जो रेशियो है किसका, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ, वो <1 आ रहा है, यानी कि या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा, कब होगा, ऐसा केस है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और कहीं जाके स्टॉप हो गई, तो उस टाइम तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है और वापस आ गई उसी पाथ पे, डायरेक्शन अपनी चेंज करके, ये ऐसे। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस की वैल्यू से छोटा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो जाता है, क्योंकि जाएगा फिर वापस आएगा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस से तो कम हो जाएगी न्यूमेरिकली, ठीक। तो न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो आंसर <1 आएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो या तो <1 होगा या तो इक्वल टू 1 होगा। तो जाके देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, इक्वल टू 1 और मोर देन 1 ना, मोर देन 1 तो हो नहीं सकता है, तो इक्वल टू 1 और <1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट कब होता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट कब होता, ऑप्शन बी इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ये आपका तब करेक्ट होता जब वो हमको किसका रेशियो पूछता, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ पूछता, पहले वो बोलता ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे बोलता, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे अगर वो बोलता हमसे, ठीक है। तो अब आप सोचो केस 1 तो ऐसे ही रहता, 5/5 1 आ जाता, ये 5/5, लेकिन केस 2 क्या हो जाता, ये केस 1 और केस 2 क्या हो जाता, चेक कर लो, केस 2 हो जाता डिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं, है ना, न्यूमरेटर में, और डिस्प्लेसमेंट को हम नीचे रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो इस बार डिस्टेंस हमारा 7 हो जाता, चेक कर लो, ये गया और वापस है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 3। अब 7/3 डिवाइड करके देख लीजिए, 3 2 6 2 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर वो हमसे ये पूछता कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा कैसा होता है, तो या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से मोर होगा, तब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस कंडीशन में, अगर वो रेशियो हमको ऐसा पूछता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो आपको ध्यान देना एग्जाम में, ठीक है, कि क्वेश्चन उसने क्या पूछा है। अगर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है तो हम टिक लगाएंगे इक्वल टू और मोर देन 1 पे, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो डिस्टेंस के साथ पूछ रहा है तो हम टिक लगाएंगे इक्वल टू और <1 पर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अ बॉय सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो एक बॉय है बच्चों और वो मैरी गो राउंड, ये ऐसा झूला होता है, आपने देखा होगा, इसको जानबूझ के मैंने यहाँ पिक लगाई ताकि आप कुछ अज्यूम कर सको, ओके। ये बच्चे इसको इस तरीके से घुमाएंगे, तो इसको जब आप ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको जब आप टॉप से देखोगे ये इस तरीके से घूम जाएगा, ये इसको बच्चे इस तरीके से घुमा रहे हैं,
ये मान लीजिए ये ऐसे, ये देखिए एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा ये इस तरीके से, तो इसका जो टॉप व्यू होगा, ठीक है, इसको आके ऐसे ऊपर से देखिए आप, तो जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसका टॉप व्यू आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द सर्कल। देखिए सो ये इसका टॉप व्यू है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। अब आप ये सोच रहे हो क्या सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, इस मेरी गो राउंड का कोई भी पार्टिकल देख लो, मान लो ये हैंडल्स लगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये सब ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहे होंगे, किसी भी पार्टिकल को आप देखोगे वो सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, ठीक। सो ये इसका टॉप व्यू है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, यहां पर उसने हमसे ये पूछा है कि अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड उसने कांस्टेंट कर दी। स्पीड क्या कर दी उसने, स्पीड कांस्टेंट कर दी। कितनी स्पीड कर दी उसने आपको, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब समझो, मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकल को अज्यूम करें, यहां पर मान लो ये देखिए ये रेड वाला जो है, रेड वाले हैंडल पे एक पार्टिकल को सोचा हमने, यहां पर ये देखिए इस पार्टिकल को हमने सोचा, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इस पार्टिकल को जब आप देखोगे तो ये इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये जो पार्टिकल है ये 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ को कवर कर लेगा, ये इसका मतलब है इस क्वेश्चन का। यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी निकालनी नहीं आती है, तो मैं आपको सिखाता हूं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर, यानी कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसके पास मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगी। अब सुनिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितनी स्पीड है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितनी स्पीड दे रखी है, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही होती है, ठीक। लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो जवाब है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है बच्चों, ठीक, मान लीजिए ऊपर से देखने में क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, ठीक, ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो आप ऐसे देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे। तो किसी भी पल मान लो पार्टिकल यहां पर है, किसी भी पल आपको चेक करना है पार्टिकल जिस भी पोजीशन पे होगा ना, उस पोजीशन पे आपको क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होगा जो जस्ट उस पॉइंट को टच करके जाएगा। सो मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल अभी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। v के ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने, वेक्टर का साइन मतलब ऐसे एरो लगा दिया, मतलब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक। मतलब इस वाले पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए, टॉप से आप देख रहे हो पॉइंट ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, जब ये घूम के यहां पे आ गया पॉइंट बी पे। नाउ अब पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। सो अब इस बार टेंजेंट ऐसे आएगा, अब इसकी डायरेक्शन इधर है, फिर जब पार्टिकल इधर घूम के इधर आ जाएगा, लेट अस से आफ्टर टाइम टी ये पॉइंट सी पे पहुंच गया, अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये देखिए। तो आप क्या देख रहे हो, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन इज चेंजिंग हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपनी कॉपी में नोट लगा लेते हैं यहां पर कि डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। सो डायरेक्शन ऑफ the particle direction of the particle is showing by is shown by tangents, ये सब tangents हैं जो एरो बने हुए हैं, is shown by tangents and this direction is changing, this direction is changing continuously, this direction is changing
कॉन्टिन्यूअसली। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, वेलोसिटी में चेंज, देखो स्पीड में चेंज कब होगा, जब स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, 10 से चेंज होकर अगर 5 हो जाए तो स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन पता है स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कब चेंज होती है पता है? वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तब भी आप मान लो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तब भी आप मान लोगे वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा है। आई रिपीट, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक? वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और चाहे दोनों ही चेंज हो जाए, तो तीनों ही केसेस में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो, चाहे दोनों ही चेंज हो जा रहा हो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, ये देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हर एक पल इधर ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, इधर ये इधर जाना चाहता है, इधर ये इधर जाना चाहता है, तो जाता क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे चल के पढ़ोगे, इसको एक सेंटीपिटल फोर्स अंदर खींच के रखता है, ऐसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना? बहरहाल अभी हम इस डिटेल में ना जाते हुए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? यस सर। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही तो क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अगर चेंज इन वेलोसिटी अकर्स, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अब सुनिए ध्यान से, कभी भी अगर चेंज इन वेलोसिटी होता है बच्चों, कभी भी वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो यानी कि बॉडी एस्केलेट हो रही है, पार्टिकल एस्केलेट हो रहा है, वो एस्केलेटेड मोशन है। भाई एस्केलेशन की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, समय के चेंज होने के साथ समय तो निकलता ही चला जा रहा है, ठीक? तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एस्केलेटेड मोशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हो तो एस्केलेटेड मोशन होता है, तब एस्केलेशन जरूर होगा वहां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल है, याद रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में क्यों चेंज हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर जाएगा सर्कुलर पाथ पे। ये पार्टिकल है, तो अगर आप चेक करोगे 1 सेकंड के बाद, तो ये देखिए पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल कर लेगा? 10 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है? लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो वो मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी गो राउंड पे कोई बॉय है, वो इस तरीके से घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जाके देखिए यहां पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस बॉय इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अच्छा ऑप्शन डी क्यों नहीं हो गया? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था बताइए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, मतलब बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में सीधे चली जा रही, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी ना है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना जा रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और सर्कुलर पाथ में हम वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो हर एक पल इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? वेलोसिटी की चेंज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है। ओके स्टूडेंट्स, ये ब्लैक कलर से गलती से हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। और इन्होंने बी में बोला है मूविंग विद नो एस्केलेशन, ये भी नहीं हो सकता है, रेस्ट पे तो है ही नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो एस्केलेशन बोला है इसने, एस्केलेटेड तो है तो एस्केलेटेड क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे? तो मैंने आपको इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया है। देखिए जरा, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, ए और ये बी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस तरीके से, अब ये ए से गया और बी पे स्टॉप हो गया, ठीक? तो मान लो ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ए क्या हो गया आपका? इनिशियल पॉइंट, और बी क्या आपका? फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है बताइए? टोटल पाथ लेंथ। तो ए से बी तक की पाथ लेंथ कितनी है? 5 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट को कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप दिखाओगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी ना, उसके बाद डायरेक्शन भी होती है, आप पता है आपको, ठीक? तो डायरेक्शन तो दिख ही रही है ए से बी, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे यहाँ पे
सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये इनिशियल है फाइनल है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो लीजिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया 5, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, चेक कर लो 5 और 5। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल कब होता है, तो जवाब है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, बस। तो जाके देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए। सो ऑप्शन ए में बोल रहा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, हाँ ठीक है, स्ट्रेट रोड में जा रही है, ऐसे चलती चली जा रही है, यही केस तो है। मान लो यहाँ देखा आपने उसको, उसके बाद आफ्टर टाइम टी यहाँ देखा 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो कुछ और केसेस भी हैं, कह रहा है इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, तो अगर ये सर्कुलर रोड में इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर ये बॉडी अब ए से बी पे आ गई, ठीक है ना, और ये देखिए ये ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये मान लो है 2 मीटर, ठीक, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये देखिए ये जो आपको कर्व पाथ दिखाई पड़ रहा है, ये जो मैं येलो कलर से भी दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस अलग है, ये कुछ और होगा, लेट अस से 2.5 मीटर होगा। अब हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितना, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 2 मीटर हो जाए, ठीक है। तो देखिए कुछ और होगा। और इसी सर्कुलर पाथ में और भी आप केस देख सकते हो कि मान लीजिए कोई बॉडी ए है और वापस ए पे आ गई, तो सोचो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr पूरा सर्कमफेरेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाया। उसके बाद इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, तो पेंडुलम कैसे मूव करता है, ये देखिए पेंडुलम का मोशन कुछ इस तरीके से होता है टू एंड फ्रो। ये पेंडुलम में एक बॉब लगी होती है यहाँ पे, और इसको हम एक रिजिड सरफेस से ऊपर बांध देते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो, और ये इस तरीके से मोशन करता है, ये देखिए टू एंड फ्रो, ये सिंपल पेंडुलम इस तरीके से चलता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। तो अगर हम ये पॉइंट ए लेते हैं और पॉइंट बी लेते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हो आप, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ए से मान लो ये मीन पोजीशन है, पॉइंट है मीन पोजीशन, यहाँ से चलना शुरू करता है, ए से बी पे गया और बी से वापस कहाँ आ गया, ए पे आ गया। तो यहाँ पे तो आप कुछ बात कर ही नहीं सकते हो, मान लो ए से चला वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और डिस्टेंस कितना हो गया ए बी और प्लस बी ए, यानी कि 2 टाइम्स ए बी, अगर हम इसको स्ट्रेट पाथ मान लें, है ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से स्विंग्स होते हैं तो उसको हम स्ट्रेट पाथ मान लेते हैं, हालांकि ये कर्व होता है एग्जैक्टली, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सा कर्व वाला पोर्शन, उसके छोटे से पोर्शन को हम स्ट्रेट मान सकते हैं, ठीक। तो इसको स्ट्रेट पाथ मानते हुए आप देखोगे तो सिंपल पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है ना, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो ऐसा नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया कैसे, ए से चला था वापस ए पे आ गया, ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है ना, ए से चला वापस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और डिस्टेंस कितना हो गया ए बी प्लस बी ए। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.2, डिस्टेंस हो गया 0.2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि बॉडी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, ठीक। तो जब सिंपल पेंडुलम स्विंग कर रहा होगा तब भी आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक, कभी कभी हो सकता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, मान लो मीन पोजीशन से बी तक बस आपने चेक किया है, यहाँ से यहाँ एम से बी तक, तब तो ये यही वाला केस हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है बॉडी और एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एम से बी तक चेक करोगे, जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। फिर अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, तो इसका भी सेम वही केस है, ये सन है यहाँ कहीं और ये प्लैनेट इस तरीके से चल रहा है, तो मान लो ए से बी पे आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस, जो कि अलग अलग होंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, ओके, द स्पीड इज इक्वल्स टू, अब देखो आप ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर यानी कि मीटर पर सेकंड में स्पीड दी हुई है और हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मूव करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे दिए गए नंबर को 5/18 से, ओके। तो अभी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम ये वाला केस लेंगे, ठीक है ना। चलिए कितना दिया है मीटर पर सेकंड में, 0.06 मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस नंबर को 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड से, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से, 18/5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है यूनिट वो चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो देखिए आप सॉल्व कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपने पॉइंट रिमूव किया, ठीक है, यहाँ 100 आ जाएगा क्योंकि 1 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा था, डेसिमल। अब देखो 006 का मतलब 6 होता है भाई, 006 का मतलब 6, तो ये आ गया 6/100, ठीक, इनटू में क्या हो गया 18/5 हो गया। अब आप एक काम करो, देखो बच्चों, अब आप एक काम करो, 18 को 5 से पहले डिवाइड कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। ठीक, 18 को 5 से डिवाइड करिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, 18 डिवाइडेड बाय 5, सो 18 डिवाइडेड बाय 5 हम अगर करेंगे तो 5 3 कितना होता है 15, 18 माइनस 5 3, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, ओके, और ये डेसिमल है, 0 बढ़ा दिया, और 6 30, 5 6 30, कितना आ गया 3.6 आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्या था हमारे पास 6/100, ध्यान दें ये 6/100 तो ऐसा ही है, 18/5 का जो आंसर है वो कितना है 3.6, तो इनटू में 18/5 की जगह हमने क्या लिखा 3.6, साथ में यूनिट चल रही है किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दें, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, यानी कि 6 × 3.6 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 3.6 करिए, 3.6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36, 3 6 3 18 प्लस 3 21, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 21.6। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ गया 21.6, और डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। ओके स्टूडेंट्स, और यूनिट आ रही है किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 100 से डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता है, 100 में 2 0 है, इसलिए ये वाले पॉइंट को हम 2 प्लेस लेफ्ट में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कितना आ जाएगा 216 से पहले डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं तो 0 लगा दिया, यानी कि 0.216 किलोमीटर पर आवर। तो जाके देखिए ऑप्शन में क्या कहीं पर दे रखा है बच्चों 0.216, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देखिए कई बार मैंने आपको बताया कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जिन्होंने स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया है शांत, हमारा प्लेलिस्ट फॉलो करिए, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। यहाँ भी मैं आपको समझाऊंगा बट फिर भी, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये बताया था मैंने कि अगर आपको कहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्री फॉल बॉडी जब भी वो आपको बोल दे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे एक तो आप टिक कर सकते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यस, अभी दिखाऊंगा आपको। और दूसरा ये होता है एस्केलेटेड मोशन, और कैसा एस्केलेशन होता है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन होता है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन होता है, यानी कि एस्केलेशन कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन। तो ये दो ऑप्शन अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो आप इन दोनों पे टिक कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। आइए देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 14.7 मीटर इन सेकंड सेकंड, 24.5 मीटर इन थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 4.9 मीटर, तो ये डिस्टेंस 4.9 है। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग के नेक्स्ट 1 सेकंड में, यानी कि सेकंड यानी कि दूसरे सेकंड में, तो दूसरा सेकंड क्या होता है, जब पहला खत्म हो जाता है और दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हो जाए, तो वो जो मतलब पहला सेकंड जब एंड हो गया और तीसरा जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसके बीच का जो गैप है वो 1 सेकंड का ही तो गैप है, तो इसी को हम बोलते हैं सेकंड, दूसरे सेकंड में। तो दूसरे सेकंड में कितना चला वो 14.7, ये लीजिए इस डायग्राम से देखिए, पहले सेकंड में यहां से यहां तक, ए से बी तक पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, और सेकंड सेकंड में बी से लेके सी तक, ठीक। और थर्ड सेकंड में, अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि आपको मैं पूरा क्लियर सिचुएशन दिखा पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये लीजिए, अब ठीक है, बी से सी तक सेकंड सेकंड में कितना चल रहा है 14.7 मीटर, और थर्ड सेकंड में कितना चल रहा है, थर्ड सेकंड में सी से सपोज डी पे आ गया, ये सी से डी पे आ गया, ओके। तो थर्ड सेकंड में कितना चल रहा है 24.5 मीटर, ये सब डिस्टेंस मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक। सो
ये वाला जो डिस्टेंस है फर्स्ट सेकंड में, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है सेकंड सेकंड में, ये आपका सेकंड सेकंड में, ओके। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका थर्ड सेकंड में। अब बच्चों एक बात बताइए, फर्स्ट सेकंड का मतलब टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड का ही है भाई। फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से लेके जब 1 सेकंड एंड हो गया, तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम 1 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम क्या है 1 सेकंड भाई। सेकंड सेकंड का मतलब क्या, दूसरे सेकंड, यानी कि पहला खत्म हो चुका था, दूसरा भी अभी अभी खत्म हुआ है। तो पहले सेकंड जब खत्म हो गया था और तीसरा जब स्टार्ट होगा, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसी को उन्होंने सेकंड सेकंड बोला है, दूसरे सेकंड, यानी कि 1 सेकंड। दूसरा सेकंड भी तो एक ही सेकंड का टाइम होगा, ठीक। तो यहाँ भी टाइम कितना है 1 सेकंड। और तीसरा सेकंड का मतलब क्या, तीसरे सेकंड में मतलब दूसरा सेकंड खत्म हो गया है, तीसरा स्टार्ट होके खत्म होगा और फोर्थ सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 सेकंड जब खत्म हुआ और फोर्थ सेकंड जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच का जो टाइम है वो थर्ड सेकंड उसको बोला है। और थर्ड सेकंड का मतलब भी टाइम इंटरवल कितना होगा 1 सेकंड। तो याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, इस तरीके से बोले तो टाइम इंटरवल 1 सेकंड होता है, ठीक। तो यहां से यहां तक का भी टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड। अब आप चेक कर लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हो रहा है। चेक कर लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हो रहा है। स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 4.9, नेक्स्ट 1 सेकंड में 14.7, नेक्स्ट 1 सेकंड में 24.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो हो नहीं सकता है, तभी मैंने बोला था नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, ठीक। तो इन्होंने आपको क्या ऑप्शन में दिया हुआ यूनिफॉर्म कहीं पे, यस। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। फिर देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस। फ्री फॉल, जब भी कोई बॉडी होती है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो एक जैसा होता है, एक्सेलरेशन कभी उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स रहता है, कितना, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर्स पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इक्वेटर्स पे, और पोल्स पे कितना होता है 9.8, पोल्स पे कितना होता है एट पोल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यानी कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है इस तरीके से, तो या तो उसके ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा अगर वो इक्वेटर के आसपास फ्री फॉल कर रही है, और अगर वो पोल्स के आसपास यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास कोई कंट्री है, वहां पे आप कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना काम करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब आप इसमें से कोई भी ले लो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, चलो ये वाला लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक। पूरे जर्नी में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी नहीं चेंज होता, ये नेचुरल एक्सेलरेशन होता है। कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगी 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के रेट से उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, ओके। इसका मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में ऐसे कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है 9.8 मीटर पर सेकंड का। यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है अगर 9.8 मीटर पर सेकंड, तो अगले पल का मतलब एक सेकंड के बाद 9.8 और ऐड कर दो उसमें, फिर से एक सेकंड के बाद चेक करोगे तो फिर से 9.8 और ऐड कर दो, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज करेगी। यानी कि वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वो, ठीक, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो आप बोल दो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो नहीं सकती, ठीक। तो ये देखिए इन्होंने कहीं वेलोसिटी का दिया है, देखिए हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, नो, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी ना, वो तो हर एक सेकंड में चेंज हो रही है, बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, ठीक है ना। इसने बोला नो एक्सेलरेशन, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो एक्सेलरेटेड होती है वो पक्का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बस उसका एक्सेलरेशन नहीं चेंज होता है, वो फिक्स रहता है, g इज इक्वल टू 9.8 या g इज इक्वल टू 10, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पे एक कार इस तरीके से चल रही है,
यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, अब स्पीड यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकती है, लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो मान लिया हमने भाई स्पीड कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो जवाब है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होंगी, क्या क्या? एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये कार ऐसे चल रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो तो उतना ही होगा जितना स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? ड्रॉ अ टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट बाय ड्रॉइंग ये मैं आपको सिखाता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना। ओके, ड्रॉइंग टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ड्रॉइंग टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई कार है, वो अभी यहाँ से स्टार्ट कर रही है और ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, वो ऐसे, ठीक, सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस मतलब ये पाथ लेंथ, 1 सेकंड में 10 मीटर का पाथ लेंथ। ओके, अब देखिए जब ये पॉइंट ए पे, थोड़ी देर के बाद ये कहाँ आ गई? पॉइंट बी पे, इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे चल गई। तो पॉइंट बी पे जब ये पहुंच गई तो हमने आपसे पूछा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, वो तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दिए गए पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट को जस्ट टच करके जाएगा। तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये जो आप देख रहे हो, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। ओके, अब ये चलते चलते यहां आ गया पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे हमने आपसे पूछा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो जवाब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी है? तो जवाब है यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, या फिर ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म इसलिए मैंने बोला क्योंकि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। जब भी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, किसी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। ठीक, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज मान ली जाएगी। भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, सो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। ठीक, और वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन भी है। ये कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन भी है, याद रखिएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एक यूनिफॉर्म नहीं रहती। ना 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 ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेक कर लो। अरे भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो ये देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इन्होंने हमें दे रखे हैं। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा? इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग। देखिए उसने क्या बोला, कह रहा है कि इस कार की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है। इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? तो जवाब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पल टेंजेंट से दिखाई जाती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पल चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब कार की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब कार की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे कार की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे कार की डायरेक्शन इधर है, और इस पॉइंट पे आप चेक करोगे तो कार की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर कार की डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, ठीक, तो ये कार ऐसे भाग क्यों नहीं जाती है सर्कुलर पाथ से बाहर निकल के? तो जवाब है इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स पकड़ के रखता है। ये देखिए, ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि इसको पकड़ के रखता है। ये ऐसे जाना चाहती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घुमा देता है, ये टर्न ले लेती है। ठीक, यहाँ पे आ रही, ये ऐसे जाना चाहती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, ये इसको ऐसे अंदर लाने की कोशिश करता है, तो ये इस डायरेक्शन से पकड़ के इसको ऐसे ले आता है। तो लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के कारण ये जो है कार लगातार इस सर्कुलर पाथ पे चलती रहती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर एक पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो आप कैसे दिखाओगे? टेंजेंट से दिखाओगे, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इन्होंने हमसे क्या बोला है? इट्स वेलोसिटी सेड टू बी चेंजिंग। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ना ना ना, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, तो जाके देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है द कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कार का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही हो और उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो। जैसे कि फ्री फॉल, फ्री फॉल जब होता था
तो स्ट्रेट लाइन ये फ्री फॉल है, ये देखिए ये फ्री फॉल है, ठीक। तो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, और जब फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है फ्री फॉल, ये तो नहीं है, ठीक, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर एक पल चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है नहीं। उसके बाद कह रहा द डायरेक्शन ऑफ अ कार वेरीज कॉन्टिन्यूअसली, ओके, द डायरेक्शन ऑफ अ कार वेरीज कॉन्टिन्यूअसली। द डायरेक्शन ऑफ अ कार, पता है डायरेक्शन ऑफ अ कार का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ अ कार का मतलब है बच्चों, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ कार का मतलब क्या है भाई, बॉडी कौन है, कार है, तो डायरेक्शन ऑफ कार का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये देखिए इस पॉइंट पे इधर है डायरेक्शन कार की, ये ऐसे, इस पॉइंट पे इधर है ना, एंड सो ऑन टू। सो डायरेक्शन ऑफ कार इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। यानी कि डायरेक्शन ऑफ कार लगातार चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ कार और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी देखिए द कार ट्रेवल्स अनइक्वल, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी कह रहा है द कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं 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 नहीं, द कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे पाथ लेंथ, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड मानी है ना हमने, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर, एक सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, ठीक है, हर एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस, ठीक। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और इन्होंने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान सुन लो, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। सो कह रहा वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। तो जब वो ऐसा बोल रहा है ना कि वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है, तो वो वेलोसिटी और स्पीड के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा है, और हमको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड की कोई बात पूछे तो स्पीड ही तो होती है, ठीक। एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है ए से बी की तरफ ऐसे, तो स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं आपसे पूछूंगी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी बताने के लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये इसकी हमने डायरेक्शन बता दी, ठीक। लेकिन आप देख रहे हो ना, क्या वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, नहीं भाई, स्पीड जो होता है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक, और ये डायरेक्शन है ए टू बी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के इक्वल ही होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। सो ये आपका चला गया, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। फिर स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, क्या स्पीड हमेशा वेलोसिटी से हायर होगा ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, तो स्पीड वेलोसिटी से हायर नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, कह रहा है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। कह रहा है स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी को ले लें और स्पीड को डायरेक्शन दे दें। पढ़ लो, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कि स्पीड की बात कर रहा है, वो स्पीड को डायरेक्शन लेना चाहता है। तो क्या स्पीड को डायरेक्शन दे सकते हो आप, नहीं, स्पीड तो स्केलर है, उसको डायरेक्शन की क्या जरूरत है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। फिर बचा ऑप्शन डी, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। यस, किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर आपको बतानी है तो उस बॉडी की जो स्पीड है उसको डायरेक्शन दे दो बस। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक, तो इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड को हमने क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया बस, स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन और लगा दिया बस, तो वो वेलोसिटी बन गया। क्योंकि वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्पीड। तो किसी बॉडी की अगर स्पीड पता है और उसकी डायरेक्शन भी और बता दो तो वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है, तो स्पीड से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा
और वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए आपने स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में हमने बोला भाई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो बस हमने वेलोसिटी बता दी, स्पीड बता दिया और डायरेक्शन बता दिया ए टू बी, तो वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी बॉडी की स्पीड एक गिवन डायरेक्शन। सो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर अ मूविंग बॉडी, तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1 2 3 4 टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करी गई है और पूछा गया इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कभी कभी क्या हो जाती हैं, जीरो, कभी कभी जीरो हो जाती हैं। ओनली वन यानी कि ओनली एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखते हैं अभी सिलेक्ट करके, फिर यहाँ से हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, सबसे पहले हम आपको एक सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से चला और बी पे गया, ठीक, और वापस बी से कहाँ आ गया, ए पे। ए से पहले बी पे गया और बी से वापस कहाँ गया, ए पे। ठीक, तो मान लो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना है, 5। ए से बी तक का डिस्टेंस 5 और ए से बी तक जाने का टाइम कितना है, 2 सेकेंड है मान लो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आपको पूछूंगा कि भाई आप एवरेज स्पीड बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, चेक कर लो। एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्या सिचुएशन ली है मैंने, इनिशियल पॉइंट भी आपका ए, इनिशियल पॉइंट भी क्या है आपका ए है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है आपका ए है। फाइनल पॉइंट भी ए, मतलब ऑब्जेक्ट ए से चलता है वापस ए पे आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 जाने का 5 आने का, तो 5 + 5 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 2 सेकंड जाने का 2 सेकंड आने का। ठीक, 2 सेकंड ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2 सेकंड जाने में लगते हैं 2 सेकंड आने में। ठीक, तो 2 + 2 टोटल हो गया 4 सेकंड। ठीक, तो 5 + 5 10, 10/4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, 10/4, अब ये कुछ ना कुछ तो आएगा बट जीरो नहीं आएगा, यानी कि एवरेज स्पीड आपकी जीरो नहीं हो रही है ना, एवरेज स्पीड आपकी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से ये आपका जीरो हो नहीं सकता है, तो ये चला गया। ऑप्शन 3 हम कहीं पे टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, एवरेज स्पीड आपकी हो नहीं सकती जीरो। अब क्या डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकता है। चेक कर लो यहाँ पे, अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस तो आप देख ही रहे हो क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, 5 जाने का 5 आने का, 5 + 5 कितना हो गया 10। तो डिस्टेंस भी कभी आपका जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो जीरो हो सकता है हमको उसके ऊपर टिक लगाना है, तो डिस्टेंस भी नहीं हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड भी चला गया। अब सिचुएशन यही है और हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी डायग्राम में हम डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई कितनी, 0 मीटर। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं क्या, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ठीक, तो एक तो मुझे ये मिल गया, फोर्थ ये हो सकता है। उसने पूछा कौन सा 0 हो सकता है, तो ये 0 हो सकता है, जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए सेम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक, अब मैं निकालने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी होगा नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नेट बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम अब जो भी है 2 सेकंड जाने का 2 सेकंड आने का। ठीक, 4 सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड, 0/4 इज 0, 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। तो याद रखिएगा जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से जाती है वापस उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होता है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 होती है। ठीक, सो फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ये जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो करेक्ट होगा। तो ए में ओनली फर्स्ट दिया है, बी में यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी में फर्स्ट और फोर्थ दोनों की बात कर रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51 करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। क्या, रिटार्डेशन इज व्हाट, रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन।
एक्सप्लोरेशन विद, एक्सप्लोरेशन यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्सप्लोरेशन। अब आप समझ जाना है एक्सप्लोरेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लोरेशन विद नेगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए जब भी नेगेटिव साइन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसमें ब्रेक लग रही है, यानी कि उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, स्पीड नहीं उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉडी कहलाती है रिटार्डेड मोशन, उस बॉडी का मोशन कहलाता है रिटार्डेड मोशन, ठीक। यानी कि आप जब एक्सप्लोरेशन निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, एक्सप्लोरेशन निकालोगे तो आप नेगेटिव आएगा, ठीक। तो वो जो नेगेटिव एक्सप्लोरेशन होता है ना, वही रिटार्डेशन, जो नेगेटिव एक्सप्लोरेशन होता है वही रिटार्डेशन होता है। मतलब समझो, देखो मान लो कहीं ब्रेक लग रहे हैं किसी बॉडी में, ठीक, तो जब उसका एक्सप्लोरेशन आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको इस केस में करके दिखाऊंगा, जब ब्रेक लग रहे होंगे तो एक्सप्लोरेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो आ रहा है -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पता है आपसे अगर कोई रिटार्डेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन अगर आपको कोई इसी केस में पूछ रहा है जहां पर आपका एक्सप्लोरेशन कैसा है, नेगेटिव आया है, ठीक, तो जो आपका रिटार्डेशन होगा ना वो आपको पता है कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा, रिटार्डेशन इज द एक्सक्लेशन विद नेगेटिव साइन। मतलब जो एक्सक्लेशन आया था उसी के आगे नेगेटिव लगा दो, ठीक, माइनस माइनस प्लस लो, तो रिटार्डेशन को हम लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे करके लिखेंगे, ठीक। अब ज्यादा आप टेंशन मत लो, सीधे शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो जो नेगेटिव एक्सक्लेशन आता है ना वही रिटार्डेशन होता है, जो नेगेटिव एक्सक्लेशन आता है वही रिटार्डेशन होता है, बस साइन नेगेटिव का हटा दो बस। और वो कैसे हटाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि माइनस के आगे एक और माइनस लगा दो, तभी तो वो कह रहा है कि रिटार्डेशन इज अ एस्केलेशन विद नेगेटिव साइन। मतलब जितना एस्केलेशन आया था उसके आगे नेगेटिव लगा दो फिर से, तो एस्केलेशन तो खुद ही नेगेटिव आता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है उसके आगे एक और माइनस लगा दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इन्होंने रिटार्डेशन की बात करी है, और क्या ब्रेक लग रहा है, जाके देखिए, यस सर ब्रेक लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए ब्रेक वाला केस है, यानी कि जो हम एस्केलेशन निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा और फिर से उसके आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो हमें रिटार्डेशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में, अच्छा एक्सलेशन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है टाइम। क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब ऑब्जर्वर ने देखा कार को तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, u कितना था 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, और इसमें ब्रेक लगाया, ब्रिंग्स टू कार रेस्ट इन 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड तक वो ब्रेक लगा के रखता है, और ऑब्वियसली जब 20 सेकंड तक ब्रेक लगा के रखा, वो रेस्ट में आ गई कार, रेस्ट में मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। 20 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 0, रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए और एक्सक्लेशन कैलकुलेट कर लीजिए, v की जगह 0 माइनस u की जगह 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 20 है। नाउ स्टूडेंट ध्यान दें, 0 माइनस 10 क्या होता है, 10 नहीं होता है, माइनस 10 होता है, ओके। तो माइनस 10 बाय 20, ये 0 से 0 कट गया, ये माइनस ऐसे ही आएगा, और 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, माइनस ऐसे ही रहेगा, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सक्लेशन का यूनिट तो याद होगा ना आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सक्लेशन है। अब रिटार्डेशन निकालो यहाँ पर, तो रिटार्डेशन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसके आगे का माइनस हटा दो बस, या आप ऐसे कर सकते हो कि जो एक्सक्लेशन आया था आपका नेगेटिव में उसके आगे माइनस एक और लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा प्लस में। तो जाके देखिए क्या ऑप्शन में दिया, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। सो रिटार्डेशन क्या होगा, प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखो इसमें से कौन सा स्पीड का यूनिट नहीं होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस, आप जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप इधर कर सकते हो मीटर्स में, डिस्टेंस आप इधर कर सकते हो, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर हो सकता है, डिस्टेंस का यूनिट मिलीमीटर हो सकता है, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, ये सब डिस्टेंस के यूनिट हो सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से टाइम का जो यूनिट हो सकता है, टाइम का यूनिट हो सकता है आपका सेकेंड, फिर टाइम का यूनिट हो सकता है आपका आर, ठीक है, फिर टाइम का यूनिट हो सकता है आपका मिनट, ठीक है, ये सब टाइम के यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक। यानी कि आपका जो स्पीड का यूनिट बनेगा वो डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस को मान लो हम लोग लेते हैं मीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड में, तो स्पीड का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लें, ठीक, और टाइम को ले लें, डिस्टेंस को किलोमीटर में, टाइम को आर में, तो किलोमीटर पर आर बनेगा
स्पीड का यूनिट। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस को हम लोग मिलीमीटर में ले लें और टाइम को अगर हम लोग सेकंड में ले लें तो हमारा स्पीड का यूनिट बनेगा मिलीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड। अब देखो मिलीमीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिखते हैं एम एम, ध्यान से सुनो, इतना तो आपने पढ़ा होगा क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इतना तो पढ़ा होगा आपने ना। ठीक है, अपनी स्केल लेके देखिए बच्चों, अब मेरे पास तो अभी यहाँ है नहीं, ये देखिए यस, ये जो स्केल है आपकी, ये 1 सेंटीमीटर में देखिए 10 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे आपके सेक्शंस बने हैं, तो वो जो छोटा सा सेक्शन है वो क्या है, मिलीमीटर का सेक्शन है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसके डिस्टेंस को आप मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हालांकि स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बट फिर भी डिस्टेंस को अगर आपने मिलीमीटर में मेजर किया है, ठीक, और टाइम को अगर सेकंड में मेजर किया है तो मिलीमीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिलीमीटर पर सेकंड को। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये बात मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मीटर पर सेकंड को, तो एस की पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा एस की पावर -1, इसको क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड, इसको भी क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, एच की पावर 1 है, एच की पावर कुछ नहीं तो एच की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बनेगा किलोमीटर, एच की पावर -1, इसको भी किलोमीटर पर आवर पढ़ते हैं, इसको भी किलोमीटर पर आवर पढ़ते हैं। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर डिस्टेंस को मिलीमीटर में मेजर किया और टाइम को सेकंड में, तो नीचे एस की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा एस की पावर -1 होगा। ये लीजिए, इसको भी मिलीमीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसको भी मिलीमीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, तो ये सब स्पीड के क्या है यूनिट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जाके देख लीजिए, अभी भी मैंने आपको करके दिखाया, किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होगा, मिलीमीटर पर सेकंड को लिखने का स्टाइल ये mm और s की पावर -1, इसका मतलब होता है मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर और s की पावर -1 का मतलब है क्या, पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक, अब यहां पर बच्चों इन्होंने हमसे बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ, तो कुड नॉट बी, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो जवाब है, अब देखो मैंने ए सी डी पे मैंने टिक लगा दिया, जो नहीं हो सकता उस पर हमको टिक लगाना था। जो नहीं हो सकता है वो क्या नहीं हो सकता है, सेकंड पर मीटर, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकंड तो टाइम का होता है और मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। टाइम बाय डिस्टेंस, टाइम बाय डिस्टेंस थोड़ी ना होता है स्पीड, स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन में किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। ठीक है ना, इन सबको क्यों क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये हो सकते हैं और जो नहीं हो सकता है स्पीड का यूनिट उस पे हमको टिक करना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 53, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसको, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड की बात भी करते हैं और डायरेक्शन की बात भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, जो वेक्टर नहीं है उसके ऊपर टिक लगाना है। स्पीड, क्या स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं। स्पीड की जब हम बात करते हैं, जैसे किसी बॉडी की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बस डायरेक्शन की बात हमने नहीं करी, तो स्पीड जो है वो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर। ठीक, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। एस्केलेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर किसी को फील लेना हो कि एस्केलेशन वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो फ्री फॉल देखिए, किसी बॉडी का फ्री फॉल देखिए, ये देखिए एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है। ठीक, तो ये इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। ठीक, ये देखिए ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसके ऊपर एक नेचुरल एक्सप्लोरेशन लगता है, दैट इज जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हम जी से दिखाते हैं, ठीक, इसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, और मैग्नीट्यूड कितना है 9.8, और डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम डाउनवर्ड आप बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एक्सलेशन भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी आप वेलोसिटी की बात करते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी की बात करते टाइम आप डायरेक्शन की बात भी करते हो और मैग्नीट्यूड की बात भी करते हो। ठीक, सो ये जो आपका वेलोसिटी है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन सा वेक्टर नहीं है, ऑप्शन बी, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है,
स्केलर है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिनको शो करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, बस डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एस्केलेशन, इसमें से कौन सा एस्केलेशन का यूनिट नहीं होगा, उसके ऊपर हमको टिक लगाना है। ठीक, अब देखिए बच्चों, जो एस्केलेशन होता है उसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना। यानी कि v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि ऊपर किसका यूनिट आएगा न्यूमरेटर में, वेलोसिटी का, तो ऊपर आएगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और नीचे क्या आएगा, यूनिट ऑफ टाइम। तब आपको यूनिट ऑफ एस्केलेशन मिलेगा। ठीक, अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो ऊपर हमने रखा मीटर पर सेकंड, और नीचे यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये वाला सेकंड नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या करेगा, मीटर सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड, एस इंटू एस क्या हो जाएगा भाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है जैसे, वैसे ही एस इंटू एस क्या होगा, एस स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो एस की पावर -2, इसको भी पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये एस्केलेशन का एसआई यूनिट है, जाके देखिए कहीं दिया हुआ है, हाँ। तो एस्केलेशन का यूनिट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उस पर टिक नहीं लगाना, जो नहीं हो सकता है उस पर टिक लगाना है। ठीक है ना। अब देखो, पता है एक हिंट मैं आपको यहां से ये देता हूं कि अगर आपको नीचे देखिए, नीचे क्या होता है, ये वाला टाइम, वेलोसिटी वाला टाइम, और ये वाला टाइम का यूनिट आके मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि आपको टाइम का स्क्वायर मिलेगा हमेशा, टाइम का आपको स्क्वायर मिलेगा हमेशा। समझ लो बात को, जाके देख लो, जहां पे टाइम का स्क्वायर ना हो वो एस्केलेशन यूनिट नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे टाइम का स्क्वायर है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, सेंटीमीटर, ये क्या है, ये भी तो वही चीज है। कैसे, अगर ध्यान से चेक करो, अगर चेंज इन वेलोसिटी को हमने किस में मेजर किया होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेक कर लो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर सेंटीमीटर में लिया होगा और टाइम को अगर सेकंड में, तो वेलोसिटी की यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम को सेकंड में लिया होगा, तो ये वाला सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, तो सेकंड सेंटीमीटर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीएम, और एस की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एस्केलेशन का यूनिट हो सकता है। यहाँ पे भी टाइम का स्क्वायर है, क्योंकि इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, एस की पावर 2 को वापस नीचे भेजोगे तो एस की पावर +2 हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी एस्केलेशन का यूनिट हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन सी जो है वो, उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा है, किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी को देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में लिखा है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये किसका होगा, किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का हो गया, और सेकंड हो गया टाइम का, यानी कि बात कर रहा है वो किसकी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि तो वेलोसिटी का यूनिट दिया हुआ है, ये एस्केलेशन का यूनिट थोड़ी ना, ये तो वेलोसिटी का है। हमें एस्केलेशन के सिलेक्ट करने थे, और जो एस्केलेशन का नहीं होगा उस पर टिक करना था। तो हमने सी ऑप्शन पे क्यों टिक किया, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो एक तरीके से वेलोसिटी का यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है बट वेलोसिटी का यूनिट है। एसआई यूनिट वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड होता है, वो तो डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया है मीटर में। ओके, सो अच्छा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा कैसे, एस्केलेशन का हो जाएगा कैसे, देखिए अगर बच्चों यहां पर चेंज इन वेलोसिटी को किलोमीटर पर सेकंड में मेजर किया गया, ये देखिए मेजर किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर में, टाइम को सेकंड में, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एस्केलेशन का यूनिट। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको चेक करना है कहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर 2 या सेकंड की पावर -2 नहीं मिल रहा है, उस पर हमको टिक लगाना है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।